अब एक बच्चा देखो बोर्ड में क्या गलती करता था, वो बोर्ड में जाके भाई सेक्शन बी और ए इनको पकड़ लेता था। भाई बी कितने नंबर का आता है, 2 नंबर, और ए एक नंबर के 20 क्वेश्चन। जब खुद देखो कि भाई बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर उसमें बच्चे ने ज़्यादा टाइम लगा दिया, सेक्शन एमसीक्यू वाले में ज़्यादा टाइम लगा दिया, ये हर साल होता है कि बच्चों की कॉपी चेक करते हैं ना, भाई एक बच्चा आके कहता है सर मेरा पेपर छूट गया, पेपर क्यों छूट गया, तो भाई एमसीक्यू में सर मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, 1 घंटा एमसीक्यू में लगा दिया। इसलिए बच्चे एमसीक्यू से पेपर कभी मत शुरू करना है, सेक्शन ए से कभी मत शुरू करें। मैं खुद सोचे, कॉमन सेंस की बात है भाई, वो वाला उठाना है सबसे पहले कि जो ज़्यादा मार्क्स का है सेक्शन। अब देखो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 4 आते हैं टोटल। अगर बच्चा इन्हें 4 को कर ले 20 मिनट में लेंगे, 25 मिनट और 20 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही सेक्शन ई में, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा पहले उन सेक्शंस को करना चाहिए जो ये वाले हैं। भाई डी में तो हमेशा पहले यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, सेक्शन डी और ई को पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ से मिलेंगे 20 नंबर और यहाँ से मिलेंगे 12 नंबर। देखो 32 मार्क्स का तो ऐसे ही हो जाएगा, और कुल मिला के इसमें 40 से 45 मिनट लगेंगे मोस्टली। अब बच्चा एमसीक्यू में ही 1 घंटा लगा देता है, और बच्चा एमसीक्यू में ही 1 घंटा लगा देता है, और उसके हाथ में नंबर कितने पड़ते हैं, नंबर पड़ते हैं ओनली 20 नंबर, और वो भी गलत हो गया मान लो तो। इसलिए पहले सेक्शन डी और ई से शुरुआत होनी है, उससे नंबर जो है ना आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आपके कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरे ज़्यादा मार्क्स के सेक्शन तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, एक कॉन्फिडेंस लगाता है। हमेशा सेक्शन डी और ई से शुरुआत करनी है, डी एंड ई को पहले कंप्लीट करना है। अच्छा, एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहे थे तो पाया गया कि भाई उसने एमसीक्यूज खाली छोड़ रखे हैं। ये तो कॉमन सेंस है भाई, बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बच्चे अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कोई ना कोई ऑप्शन उसमें लगा देने का है, बिल्कुल अक्कड़ बक्कड़ 10-20 करके कोई भी लगा दो भाई। 25% चांसेज हैं, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है तो 25% चांसेज है वो तुक्का सही हो जाएगा, 1 नंबर मिल ही जाएगा। तो बोर्ड में कभी भी खाली मत छोड़े, चाहे आता है एमसीक्यू चाहे नहीं आता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20 एमसीक्यू आते हैं, मान लो आपको 20 के 20 नहीं आते हैं, अगर आपने तुक्का मारा सब में के सब में, तो बच्चे मान लो तुक्का सही हो गया, 10 में सही होगा, 10 नंबर तो मिलेंगे। तो एमसीक्यूज कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। देखिए कॉमन मिस्टेक क्या है कि हमें बोर्ड में क्वेश्चन रीड करना पड़ता है वर्ड बाय वर्ड केयरफुली। भाई कोई सा भी एग्ज़ाम हो जीवन का, भाई अगर हमको ये समझ में नहीं आया कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, भाई क्वेश्चन में लिखा क्या है वो हमें समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चन का हम आंसर बच्चे कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ही हमको पहले क्वेश्चन जो भी आता है पेपर में उसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ता है। वर्ड बाय वर्ड मतलब कैसे कि भाई उसमें गिवन क्या है, बच्चे वर्ड बाय वर्ड कैसे, उसमें गिवन क्या है, मतलब क्या क्या दे रखा है और क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आंसर में। भाई आंसर में क्वेश्चन क्या कहता है निकालने के लिए, क्या चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि बच्चा आंसर में दे। तो बच्चे इसलिए ही हमको सारे के सारा क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो ही हमको पता लगेगा गिवन में क्या है और क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, ऐसा। और बच्चे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो कि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि क्या चीज़ गिवन में थी, है ना, और उनको उसका निष्कर्ष ही नहीं निकालना आया भाई ये क्या कहना चाहता है। दूसरी बात गलती करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन में बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि वो पूछना क्या चाह रहा है ना, उन्होंने वो चीज़ निकाल दी जो वो पूछ नहीं रहा है। भाई वो जैसे मान लीजिए कई बार हमको एक चीज़ निकालनी है, एक आंसर निकालना है, हम घर से तैयारी करके आए हैं भाई उस आंसर को निकालने की, लेकिन आंसर के बाद में भी वो कुछ पूछना चाहता है, भाई आंसर के बाद में भी वो एक स्टेप लगवाना चाहता है। तो बच्चे हमको वर्ड बाय वर्ड केयरफुली रीड करेंगे ना जब, तो ही समझ में आएगा गिवन में क्या है और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसकी, उस पर थोड़ी ना देगा। मुझे यही है मेन बात, जहाँ पे टोपर अलग बात कर रहा है, वो हर क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड केयरफुली रीड करना होता है, ये ध्यान रखना है। और गिवन में क्या है और दूसरी बात क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसी के हिसाब से हमको आंसर करना है, उसी के हिसाब से आंसर करना है टू गेट फुल मार्क्स। ये ज़रूर ध्यान में रखना है। ये थर्ड बात है जो ध्यान में होनी चाहिए, क्या कि गिवन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है इसको ध्यान से पढ़ो और उसी के हिसाब से आंसर करना है। क्योंकि बच्चे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगे हैं पेपर में। अब वो नहीं आता जो बुक में रटा आया है भाई ये निकाल के दो, वो ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन आएगा भाई ये निकालो, फिर उसके बाद ये निकालो, फिर उसके बाद ये निकालो, तो तीनों चीज़ें निकाल के आना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है वैसे। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो एक कॉपी होती है जिसमें भाई स्टेप को मिस कर रखा है, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया किसी क्वेश्चन में आधा अधूरा स्टेप छोड़ दिया, मतलब वो स्टेप करा है लेकिन उसका रीज़न नहीं लिखा है कि ये स्टेप कैसे आया है। भाई कोई फॉर्मूला लगाया है तो भाई फॉर्मूला लिखा नहीं है, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मुझे गलत हो जाएगा। टीचर समझ जाएगा भाई, क्योंकि बच्चे जो मैथ्स होती है ना, मैथ्स होती है प्रेजेंटेशन का तरीका मैथ्स में होता है अलग। तुम खुद ही देखो, मान लो तुम एक बुक पढ़ रहे हो और उस बुक में आंसर्स लिखे हुए हैं और उन आंसर्स में डायरेक्ट करा हुआ है, काम डायरेक्ट करा हुआ है तुरंत, तो तुम ही कहोगे यार ये कैसी बुक है, ये तो बेकार है,
इसमें समझ में तो आ नहीं रहा क्या है इसमें। तो बच्चे इसलिए ही जब आपकी कॉपी चेक करता है ना एग्जामिनर, और उसे आपने सारा बताया हुआ है एक एक चीज़ मतलब एक एक स्टेप विद उसका करेक्ट रीजन, स्टेप और उसका करेक्ट रीजन। तो जैसे तुम अभी बुक के लिए बोल रहे थे ना, बुक बेकार है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो ऐसे ही एग्जामिनर तुम्हारे नंबर कट कर लेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसकी कॉपी में क्या लिखा है। तो बच्चे इसलिए ही मैथ्स में एक आंसर को स्टेप वाइज लिखना है और एक्यूरेट रीजनिंग के साथ में। फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मूला लगाया है तो उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखो, कोई फॉर्मूला लगाया तो देन उस फॉर्मूले को मेंशन करना कि भाई क्या मेंशन करा कि फॉर्मूला, कि भाई हमने फॉर्मूला लगाया है तो बच्चे ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और ये फॉर्मूला ये है जो मैंने लिख के बताया, देखो नीचे ऐसा छोटे छोटे स्टेप्स। तो बच्चे ऐसे ही अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स पे ही नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स में चेकिंग स्टेप वाइज होती है, तो मुझे ध्यान रखना है पेपर में जाके कि आंसर को जितना हो सके स्टेप वाइज लिखिए कि स्टेप दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस। और अगर वो स्टेप लगाया है तो उसका कुछ रीजन बनता है तो रीजन लिखिए कि वो स्टेप कहाँ से आया, कि भाई कि वो स्टेप का, जैसे वो स्टेप का रीजन क्या है, तो आंसर को स्टेप वाइज लिखें और एक्यूरेट रीजनिंग के साथ में। चौथी बात है जो ध्यान में रखनी है, फोर्थ बात, हर मैथ्स के पेपर में, कैसा ही पेपर हो बच्चे, मैथ्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई सा भी एग्जाम हो, कि मैथ्स में तो जब भी नंबर मिलते हैं 100 में से 100 भी बैठते हैं बच्चे के, कि जब बच्चा आंसर स्टेप वाइज लिखे, एक एक स्टेप लिखे। दूसरा, एक्यूरेट रीजनिंग दे उस स्टेप की, एक्यूरेट बिल्कुल, कि भिखारी को भी समझ में आ जाए कि क्या लिखा है इसने, अच्छा ये लिखा है तो क्यों लिखा है, सब समझ में आ जाए हर एक बंदे को, जो चेक कर रहा है उसके लिए बेसियानी हो जाए बिल्कुल। अब देखिए फिफ्थ बात क्या है, ये एक बात होती है पेपर में जहां बच्चा टॉपर जो होता है वो अलग चीज़ करके दिखाता है, कोई सा भी एग्जाम हो जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर क्वेश्चन स्किप कर देना है हमको। अच्छा स्किप का क्या मतलब, क्वेश्चन छोड़ देना है क्या? हाँ बच्चे देखो, कब, अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, भाई फॉर एग्जांपल बच्चे क्वेश्चन है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको कर रहे हो 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, नहीं हो रहा है भाई, बच्चा लगा पड़ा है कि चलिए हो नहीं रहा है, कि हो नहीं रहा है करके मानूंगा इसको, तो ये हो नहीं रहा है, तो बच्चे क्या एक ही क्वेश्चन पेपर में है क्या? बच्चे वो क्वेश्चन मान लो 2 नंबर का है, हो भी गया, अगर वो 20 मिनट में हुआ तो क्या फायदा हुआ, 2 नंबर ही मिले उसमें। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को बच्चे आप अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए अगर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको तुरंत से स्किप करो और अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अब उस क्वेश्चन को जो बच्चे स्किप करा है, अब ये टॉपर बच्चे अलग बात करता है, वो क्या करता है, देखो कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, मान लीजिए उसने ट्राई करा वो हो नहीं रहा है, तो बच्चे वो उस क्वेश्चन को स्किप करके पहले अपना पूरा पेपर खत्म करेगा जो उसको आते हैं बच्चे। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा होता है वो एक क्वेश्चन को ही बार बार नहीं हो रहा है तो उसमें टाइम लगा देगा और फिर उसका पेपर छूट जाएगा, जो उसको आता है ना वो भी गोल हो जाएगा। तो बच्चे इसलिए अगले हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब पेपर में अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो और उस प्रॉब्लम पे कब आना है, जब आपका सारा पेपर निमट जाएगा, जब वापस से उस प्रॉब्लम पे आ जाना है। पेपर में रिवाइज क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर डूइंग, मतलब क्वेश्चन करने के बाद तुरंत उसे रिवाइज करें। भाई मैथ्स में क्या होता है बच्चे देखो, कैलकुलेशन एरर के बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे ने पेपर में लिखा हुआ है 2 और बच्चे ने उतार दिया -2, या -2 लिखा है बच्चे ने 2 उतार दिया, तो बच्चे पूरा 5 मार्क्स का गलत हो जाता है। तो टू अवॉइड कैलकुलेशन एरर, ये हर साल होता है बच्चे, एक बच्चे क्वेश्चन करके आया, बिल्कुल सही कंसेप्ट लगाया उसने, लेकिन उसने क्वेश्चन गलत उतार दिया और पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है फिर समझ में कि भाई क्वेश्चन आता था और वही पूरा ही गलत हो गया है, तो बच्चे फिर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कैलकुलेशन एरर की वजह से। लेकिन ह्यूमन का बिहेवियर होता है कि बच्चे अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट सोच रहे हैं दिमाग में और थोड़ा सा क्वेश्चन डिगेट पे आप ध्यान नहीं दे रहे, क्या उतारा क्या दिया हुआ है, प्लस सही से नहीं करा, किसी ने गलत हो गया, तो बच्चे इसका इलाज होता है। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है इलाज, कि आप क्वेश्चन को करने के बाद में तुरंत रिवीजन करें कि भाई क्या ये मैंने सभी स्टेप में कोई प्लस माइनस की गलती तो नहीं करी, क्या मैंने हर कैलकुलेशन एरर मतलब डिगेट सही उतारी है मैंने सारी, ये जरूर देखना है। बच्चे कुछ बच्चे ये भी करते हैं, वो सबसे बाद में रिवीजन करते हैं जब पेपर सब हो जाता है, जब बच्चे उसके बाद फिर हमको पता होने लगेगा हमारी एफिशिएंसी जो क्वेश्चन की थी, हम जिस चैप्टर में चल रहे थे वो हमारी स्किप हो गई। तो बच्चे इसलिए ही तुरंत रिवीजन करें, बाद का मत सोचे कि बाद में करूंगा जी रिवीजन लास्ट के 10 मिनट में, तुरंत हर क्वेश्चन को करने के बाद में तुरंत उसका रिवीजन करें, प्लस माइनस देखें, डिजिट्स देखें, एक्सेट्रा। ये 5वीं बात है। उसे क्या क्या बात है, पहली बात है कि सेक्शन डी और ई सबसे पहले करना है, इससे आपके ज़्यादा मार्क्स के सेक्शन खत्म हो जाएंगे। मुझे दूसरी बात क्या है कि एमसीक्यूज चाहे आता है या नहीं आता है जरूर करके आना है, क्योंकि उसमें 25% करेक्शन के रेट हैं, भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एमसीक्यू चाहे आता है नहीं आता है तुक्का मार के आ जाएंगे। ये तो मुझे ध्यान रखें क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, तो उसी के हिसाब से आंसर में लिखें। जब भी नंबर मिलते हैं, जब जो पेपर में पूछा गया है आदमी वैसा ही आंसर करके आ रहा है, जब ऐसा। क्योंकि तीसरी बात क्या करी थी हमने कि आंसर को स्टेप वाइज लिखें जितना हो सकता है, हर स्टेप को स्टेप वाइज। दूसरी बात क्या करते हैं कि आंसर को स्टेप वाइज लिखें, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, हर एक स्टेप लिख के आए कि आंसर तक पहुंचने का जो भी स्टेप लगा है और बच्चे उस स्टेप का एक्यूरेट रीजन क्या है, भाई वो स्टेप आया कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मुला लगाया तो देन उस फॉर्मुले को मेंशन करके आना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा। तो मुझे आंसर को स्टेप वाइज और एक्यूरेट रीजन के साथ, ये तीसरी बात है। मुझे चौथी बात क्या थी कि पेपर आपका टाइम पे अगर खत्म नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे टाइम बचाने के लिए चौथी बात कि अगर क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको स्किप कर दें और आगे बढ़े, भाई जो आता है पहले वो कर लो, उसको स्किप कर दो अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो, और उस पर दोबारा आना है। उस क्वेश्चन को कब करना है, सबसे लास्ट में, क्योंकि उसके अगर बच्चा उसी क्वेश्चन को करते रहा लगातार तो उसका बाकी पेपर छूट जाएगा, जो आता है उस क्वेश्चन की वजह से जो आता है वो छूट जाएगा ऐसा। तो जो नहीं आता है मतलब जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उसको स्किप करके सबसे लास्ट में करना है। मुझे क्या है कि 5वीं बात लास्ट बात की रिवाइज क्वेश्चन करना है इमीडिएटली, तुरंत क्वेश्चन करने के बाद में रिवाइजन करना है, रिवीजन तुरंत। इससे क्या होगा टू अवॉइड कैलकुलेशन एरर,
देखना है कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं करी मैंने इसमें, मैंने सारी डिजिट्स सही उतारी है क्या, वो तुरंत देखना है क्वेश्चन करते ही। हर क्वेश्चन